भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत केवल एक व्यापारिक अभियान नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को बदल दिया। 1600 के दशक की शुरुआत में यूरोप के विभिन्न देश समुद्री व्यापार के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। भारत अपनी समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण व्यापारियों के लिए स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। अंग्रेजों ने उस समय भारत की विभिन्न बंदरगाहों, नगरों और राज्य शक्तियों की परिस्थितियों को बारीकी से अध्ययन किया और अपने व्यापारिक उद्देश्य को धीरे धीरे सत्ता में बदलने की रणनीति तैयार की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति का उदय केवल 2-3 दशकों बाद हुआ। शुरुआत में कंपनी केवल मसाले, रेशम, सूती वस्त्र और कीमती धातुओं के व्यापार में लगी थी। कंपनी के प्रतिनिधियों ने न केवल व्यापार के नियम समझे, बल्कि भारतीय राज्य शास्त्र, राजनीतिक दलालों और स्थानीय शासकों की कमजोरियों का अध्ययन भी किया। इस प्रारंभिक दौर में अंग्रेज केवल व्यापारी थे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा अधिक लाभ, प्रभाव और शक्ति की ओर थीं। भारत में उस समय विभिन्न छोटे और बड़े राज्य विद्यमान थे। मुगल साम्राज्य प्रभावी था, लेकिन उसकी सत्ता केंद्रित और कमजोर पड़ती जा रही थी। राजशाही दरबारों में रसूख और प्रभाव की लड़ाई चल रही थी। स्थानीय राजाओं और नवाबों के बीच गठबंधन और विरोधाभास कंपनी के लिए अवसर बन गए। अंग्रेजों ने न केवल व्यापारिक समझौते किए, बल्कि वे धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप की दिशा में बढ़ने लगे। कंपनी ने यह समझा कि सत्ता केवल सेना और भूमि से आती है और वो अपने आर्थिक लाभ को राजनीतिक शक्ति में बदल सकती है। इसके लिए उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ सौदे किए, विवादों में हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उदाहरण के लिए, बंगाल के नवाबों के साथ पहले व्यापारिक समझौते हुए, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की शक्ति बढ़ी, उसने नवाबों की नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये परिवर्तन इतना धीमा और रणनीतिक था कि तत्कालीन लोग इसे केवल व्यापार विस्तार मानते रहे। कंपनी की शक्ति का असली हथियार था उसकी वित्तीय क्षमता। वो यूरोप से धन, आधुनिक हथियार और नौसैनिक शक्ति लाती थी। भारतीय राज्य अपनी सीमित सेना और संसाधनों के कारण सीधे मुकाबला नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि कंपनी केवल युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि धन और रणनीति से सत्ता स्थापित करने में सफल रही। धन का उपयोग न केवल सैनिकों की भर्ती के लिए हुआ, बल्कि भारतीय शासकों के दरबार में भ्रष्टाचार और गठबंधनों को प्रभावित करने के लिए भी किया गया। कंपनी का एक महत्वपूर्ण गुण था धैर्य और दीर्घकालिक रणनीति। शुरुआती दौर में वो केवल व्यापार और नेटवर्किंग में लगी रही। समय के साथ उसने भूमि पर कब्जा, सेना का निर्माण और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण मोड़ थी। ये केवल युद्ध नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए भारत की सत्ता में प्रवेश का द्वार था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का पराजय ये दर्शाता है कि कंपनी ने रणनीति, गुप्त समझौते और धन का उपयोग करके शक्ति प्राप्त की। भारत में कंपनी का प्रभाव केवल राजनीतिक और सैन्य नहीं था। उसने आर्थिक जीवन, कर व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। स्थानीय व्यापारियों, किसानों और कारीगरों के जीवन पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। नई कर नीति और भूमि का अधिग्रहण सामाजिक असंतोष का कारण बने, लेकिन अंग्रेजों ने इसे धीरे धीरे नियंत्रित किया। उनके लिए ये केवल व्यापार की रक्षा नहीं, बल्कि साम्राज्य की नींव रखना था। कंपनी ने यह भी सीखा कि सत्ता केवल भय और दबाव से नहीं टिकती, बल्कि स्थानीय सहयोग और संवेदनशीलता से भी आती है। उसने स्थानीय शासकों को अपनी शक्ति के अधीन लाने के लिए उन्हें सम्मान, लाभ और धोखे का मिश्रण दिया। इस रणनीति के कारण कई भारतीय राजा और नवाब अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए और उन्होंने अपनी संप्रभुता को धीरे धीरे खो दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभाव न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी गहरा हो गया। ये लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, ये भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्ति की पहली बड़ी विजय थी, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि एक विदेशी कंपनी अब केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि शासन के लिए भी जिम्मेदार बन सकती है। सिराजुद्दौला की हार और उनके दरबार में कर्मचारियों का विश्वासघात ये दिखाता है कि सत्ता केवल युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि राजनीति, धोखे और गठबंधनों से भी आती है। कंपनी ने स्थानीय नेतृत्व में भेदभाव और विश्वासघात का उपयोग किया और यही रणनीति भारत में उसका प्रभुत्व स्थापित करने का आधार बनी। प्लासी के बाद बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण धीरे धीरे मजबूत हुआ। अब वो केवल व्यापार नहीं करती थी, बल्कि शासन करने लगी। प्रशासनिक संरचना तैयार की गई, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय सहयोगियों का मिश्रित नेटवर्क था।
ये प्रशासनिक ढांचा ये सुनिश्चित करता था कि हर निर्णय कंपनी के लाभ और सत्ता की सुरक्षा के अनुरूप हो। कर नीति में बदलाव, भूमि का अधिग्रहण और व्यापारिक नियमों को लागू करना इसका हिस्सा था। स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए ये बदलाव सीधे तौर पर जीवन और आजीविका पर असर डालने वाला था। कंपनी ने बंगाल के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना शुरू किया। जमींदारों और नवाबों के माध्यम से कर वसूली की गई, लेकिन कंपनी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ था। उसने व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार किया और भारतीय वस्त्र, मसाले और धातुओं का निर्यात किया। ये आर्थिक नियंत्रण केवल धन संग्रह का साधन नहीं था, ये शक्ति और नियंत्रण का तरीका भी था। धन और संसाधनों का ये केंद्रीकरण धीरे धीरे कंपनी को राजनीतिक सत्ता में और अधिक मजबूत बना गया। सैन्य शक्ति भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कंपनी ने स्थायी सेना का गठन किया, जिसमें भारतीय सिपाही यानी सेपॉय और यूरोपीय अधिकारी दोनों शामिल थे। ये सेना केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के शासन को बनाए रखने और स्थानीय विद्रोहों को दबाने के लिए थी। सेना का नेतृत्व कंपनी के अधिकारियों के हाथ में था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि किसी भी समय स्थानीय शक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर न जा सके। इसके साथ ही कंपनी ने अपने प्रभाव को स्थानीय शासकों के माध्यम से भी बढ़ाना शुरू किया। कई नवाब और राजा कंपनी के संरक्षण में आए और अपने शासन में उसका सहयोग किया। ये रणनीति ये सुनिश्चित करती थी कि कंपनी को सीधे संघर्ष में न पड़ना पड़े और भारतीय राज्यों में उसका प्रभाव सुरक्षित रहे। ये रणनीति भविष्य में ब्रिटिश राज की नींव का आधार बनने वाला था। इसके माध्यम से भारत में विदेशी शासन की एक नई वास्तविकता स्थापित हुई, जो बाद में पूरे उपमहाद्वीप को प्रभावित करेगी। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने वाली संस्था नहीं रह गई, बल्कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में निर्णायक शक्ति बन गई। अब वो धीरे धीरे शासन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगी। प्रशासनिक ढांचे का निर्माण इसका पहला कदम था। कंपनी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से भूमि पर नियंत्रण स्थापित किया, कर नीति बनाई और स्थानीय शासन प्रणाली में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू किया। ये केवल कानूनी ढांचे के सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये भारतीय समाज की संरचना को बदलने वाला एक गहरा परिवर्तन था। कंपनी ने अपने प्रशासनिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय नौकरशाहों और स्थानीय जमींदारों को अपने नियंत्रण में लिया। ये मिश्रित प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित करता था कि कंपनी के फैसलों का पालन हर स्तर पर किया जाए। किसान और कारीगर अब केवल अपने शासक के अधीन नहीं थे, उनका जीवन सीधे कंपनी के निर्णयों और नीतियों से प्रभावित होने लगा। भूमि का अधिग्रहण और कर वसूली ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव ला दिए। करों का भार आम जनता पर पड़ता था, जबकि कंपनी इसका अधिकांश लाभ यूरोप ले जाती थी। सैन्य शक्ति भी इस सत्ता का अभिन्न हिस्सा बन गई। कंपनी ने स्थायी सेना बनाई, जिसमें भारतीय सिपाही यानी सेपॉय और यूरोपीय अधिकारी दोनों शामिल थे। ये सेना न केवल विद्रोहों को दबाने के लिए, बल्कि कंपनी के शासन को संरक्षित करने के लिए थी। सेना की प्रशिक्षण प्रणाली और संगठन की संरचना ये सुनिश्चित करती थी कि वो पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में रहे। युद्ध और सैन्य शक्ति का ये संयोजन आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के साथ मिलकर कंपनी को भारत में अद्वितीय स्थिति में लाया। कंपनी ने अपने प्रशासनिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय नौकरशाहों और स्थानीय जमींदारों को अपने नियंत्रण में लिया। ये मिश्रित प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित करता था कि कंपनी के फैसलों का पालन हर स्तर पर किया जाए। किसान और कारीगर अब केवल अपने शासक के अधीन नहीं थे, उनका जीवन सीधे कंपनी के निर्णयों और नीतियों से प्रभावित होने लगा। भूमि का अधिग्रहण और कर वसूली ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव ला दिए। करों का भार आम जनता पर पड़ता था, जबकि कंपनी इसका अधिकांश लाभ यूरोप ले जाती थी। सामाजिक जीवन में भी कंपनी ने अपने प्रभाव को स्थापित किया। शिक्षा, कानून और न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया। कंपनी ने भारतीय न्याय प्रणाली में बदलाव लाया, जिसमें उसकी प्राथमिकता अपने हितों की रक्षा और प्रशासनिक दक्षता थी। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय शासकों की शक्ति घट गई और आम जनता पर कंपनी का प्रभाव बढ़ गया। बाजार, व्यापारिक केंद्र और कृषि नीतियां अब सीधे कंपनी के अधीन हो गईं। आर्थिक नियंत्रण कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। उसने भारतीय वस्त्र, मसाले, धातु और अन्य कीमती संसाधनों का निर्यात किया। स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों पर उसका नियंत्रण बढ़ा। कंपनी ने अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक नियम और कर नीति में बदलाव किया। ये नीति केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि शक्ति और नियंत्रण के साधन के रूप में काम करती थी। कंपनी की वित्तीय शक्ति ने उसे राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया।
राजनीतिक गठबंधन और धोखे का उपयोग भी कंपनी की रणनीति का हिस्सा था। कई भारतीय राजा और नवाब कंपनी के प्रभाव में आ गए, उन्होंने अपने स्वतंत्र निर्णय का हिस्सा खो दिया। इस प्रकार कंपनी ने धीरे धीरे भारत में सत्ता की नींव रखी। ये प्रक्रिया इतनी चालाक और व्यवस्थित थी कि अधिकांश लोग इसे केवल व्यापार का विस्तार मानते रहे। कंपनी ने सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी अवसर का लाभ उठाया, चाहे वो युद्ध हो, समझौते हों या स्थानीय नेताओं के बीच विश्वासघात। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहरा था। कंपनी के शासन ने भारतीय समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव ला दिए। कर नीति और भूमि अधिग्रहण ने किसानों और कारीगरों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। शिक्षा और कानून में हस्तक्षेप ने सामाजिक संरचना और सत्ता संतुलन को बदल दिया। कंपनी ने यह दिखाया कि सत्ता केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति से नहीं आती, बल्कि उसे सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क के माध्यम से भी मजबूत किया जा सकता है। कंपनी का विस्तार रणनीतिक था। बंगाल में सत्ता स्थापित करने के बाद उसने धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया। व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए, प्रशासनिक और सैन्य संरचना बनाई गई और स्थानीय शासकों के साथ समझौते किए गए। इस विस्तार के दौरान कंपनी ने यह सिद्ध किया कि एक विदेशी संस्था भी केवल व्यापार के माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप में शासन स्थापित कर सकती है। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह दिखाया कि सत्ता का निर्माण केवल युद्ध और बल से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना, रणनीति, आर्थिक शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक गठबंधन के संयोजन से किया जा सकता है। ये मॉडल बाद में पूरे ब्रिटिश शासन की नींव बना। भारत में कंपनी का उदय केवल व्यापार का इतिहास नहीं है, ये एक विदेशी संस्था द्वारा सत्ता स्थापित करने, प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त करने और समाज को प्रभावित करने की एक गहरी और जटिल कहानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन अब केवल एक व्यापारिक संस्था का विस्तार नहीं रहा, वो पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति बन चुकी थी। प्लासी के बाद कंपनी ने धीरे धीरे बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन स्थापित किया। उसने न केवल भूमि का अधिग्रहण किया, बल्कि कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे में भी हस्तक्षेप किया। इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज की संरचना, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संतुलन को गहराई से प्रभावित किया। कंपनी की शक्ति का विस्तार रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य सभी स्तरों पर हुआ। कंपनी का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत कुशल और सुनियोजित था। उसने भारतीय कर्मचारियों और जमींदारों के माध्यम से स्थानीय शासन में अपने नियंत्रण को स्थापित किया। भूमि पर कर वसूली, न्याय वितरण और संसाधनों का प्रबंधन सीधे कंपनी के अधिकार में था। ये प्रशासनिक नियंत्रण केवल धन संग्रह तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय राज्यों में स्थायी प्रभाव स्थापित करने का माध्यम भी था। किसान, कारीगर और व्यापारी अब केवल अपने स्थानीय शासक के अधीन नहीं थे, उनका जीवन सीधे कंपनी के निर्णयों और नीतियों से प्रभावित होने लगा। सैन्य शक्ति ने कंपनी को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की। स्थायी सेना, जिसमें भारतीय सिपाही और यूरोपीय अधिकारी शामिल थे, विद्रोहों को दबाने, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। सेना की संरचना और प्रशिक्षण ने यह सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में रहे। इसके माध्यम से कंपनी ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का निर्माण केवल युद्ध कौशल या बल से नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित सैन्य और प्रशासनिक नेटवर्क से भी होता है। आर्थिक नियंत्रण कंपनी का सबसे बड़ा हथियार बना। उसने भारतीय वस्त्र, मसाले, धातु और अन्य कीमती संसाधनों का निर्यात किया। स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों पर उसका नियंत्रण बढ़ा। कंपनी ने अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक नियम और कर नीति में बदलाव किया। ये नीति केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि शक्ति और नियंत्रण के साधन के रूप में काम करती थी। कंपनी की वित्तीय शक्ति ने उसे राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया। राजनीतिक गठबंधन और धोखे का उपयोग भी कंपनी की रणनीति का हिस्सा था। कई भारतीय राजा और नवाब कंपनी के प्रभाव में आ गए, उन्होंने अपने स्वतंत्र निर्णय का हिस्सा खो दिया। इस प्रकार कंपनी ने धीरे धीरे भारत में सत्ता की नींव रखी। ये प्रक्रिया इतनी चालाक और व्यवस्थित थी कि अधिकांश लोग इसे केवल व्यापार का विस्तार मानते रहे। कंपनी ने सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी अवसर का लाभ उठाया, चाहे वो युद्ध हो, समझौते हों या स्थानीय नेताओं के बीच विश्वासघात। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहरा था। कंपनी के शासन ने भारतीय समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव ला दिए। कर नीति और भूमि अधिग्रहण ने किसानों और कारीगरों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। शिक्षा और कानून में हस्तक्षेप ने सामाजिक संरचना और सत्ता संतुलन को बदल दिया।
कंपनी ने ये दिखाया कि सत्ता केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति से नहीं आती, बल्कि उसे सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क के माध्यम से भी मजबूत किया जा सकता है। कंपनी का विस्तार रणनीतिक था। बंगाल में सत्ता स्थापित करने के बाद उसने धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया। व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए, प्रशासनिक और सैन्य संरचना बनाई गई और स्थानीय शासकों के साथ समझौते किए गए। इस विस्तार के दौरान कंपनी ने यह सिद्ध किया कि एक विदेशी संस्था भी केवल व्यापार के माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप में शासन स्थापित कर सकती है। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह दिखाया कि सत्ता का निर्माण केवल युद्ध और बल से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना, रणनीति, आर्थिक शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक गठबंधन के संयोजन से किया जा सकता है। ये मॉडल बाद में पूरे ब्रिटिश शासन की नींव बना। भारत में कंपनी का उदय केवल व्यापार का इतिहास नहीं है, ये एक विदेशी संस्था द्वारा सत्ता स्थापित करने, प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त करने और समाज को प्रभावित करने की एक गहरी और जटिल कहानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन अब केवल एक व्यापारिक संस्था का विस्तार नहीं रहा, वो पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति बन चुकी थी। प्लासी के बाद कंपनी ने धीरे धीरे बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन स्थापित किया। उसने न केवल भूमि का अधिग्रहण किया, बल्कि कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे में भी हस्तक्षेप किया। इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज की संरचना, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संतुलन को गहराई से प्रभावित किया। कंपनी की शक्ति का विस्तार रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य सभी स्तरों पर हुआ। कंपनी का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत कुशल और सुनियोजित था। उसने भारतीय कर्मचारियों और जमींदारों के माध्यम से स्थानीय शासन में अपने नियंत्रण को स्थापित किया। भूमि पर कर वसूली, न्याय वितरण और संसाधनों का प्रबंधन सीधे कंपनी के अधिकार में था। ये प्रशासनिक नियंत्रण केवल धन संग्रह तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय राज्यों में स्थायी प्रभाव स्थापित करने का माध्यम भी था। किसान, कारीगर और व्यापारी अब केवल अपने स्थानीय शासक के अधीन नहीं थे, उनका जीवन सीधे कंपनी के निर्णयों और नीतियों से प्रभावित होने लगा। सैन्य शक्ति ने कंपनी को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की। स्थायी सेना, जिसमें भारतीय सिपाही और यूरोपीय अधिकारी शामिल थे, विद्रोहों को दबाने, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। सेना की संरचना और प्रशिक्षण ने यह सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में रहे। इसके माध्यम से कंपनी ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का निर्माण केवल युद्ध कौशल या बल से नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित सैन्य और प्रशासनिक नेटवर्क से भी होता है। आर्थिक नियंत्रण कंपनी का सबसे बड़ा हथियार बना। उसने भारतीय